बीकॉम पार्ट सेकेंड के एएनएफ के सेकेंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आज का हमारा टॉपिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड ही सम स्पेसिफिक डिसीज़न है जो कि डिसीज़न मेकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए डिसीज़न मेकिंग क्या होती है इसको समझना भी आवश्यक है। हम जानते हैं कि भाई प्रबंधक को व्यावसायिक क्रियाओं के संबंध में प्रतिदिन कहना चाहिए या हर क्षण जो है निर्णय लेने का ही कार्य करना पड़ता है। किसी विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रबंध का कार्य ही निर्णय लेना है। अब निर्णयन में किसी भी समस्या का हल निकालते समय जो उपलब्ध विकल्प होते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना होता है। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, उन्होंने कहा कि भाई डिसीजन मेकिंग इज़ द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट कोर्स आउट ऑफ मैनी अल्टरनेटिव। मतलब निर्णय में हमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं उनमें से सबसे बेस्ट का सिलेक्शन करना होता है। इसी प्रकार से विलियम न्यूमैन के अनुसार निर्णय करने के लिए विचार करने की प्रक्रिया ही निर्णय है। यानी हमें अगर किसी बात का निर्णय करना है, किसी समस्या का निर्णय करना है तो उसका विचार करने की प्रक्रिया ही निर्णय है। इसी प्रकार से जॉर्ज आर टेरी के अनुसार निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभाव्य विकल्पों में से एक का चयन है। इट मीन्स के कुल मिला के इसमें हमको ये देखना है कि प्रबंध को किसी भी समस्या के लिए उसके सामने विभिन्न विकल्प होंगे, उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही निर्णय या निर्णय कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्णय एक प्रक्रिया है जिसमें अनेक चरण होते हैं, जैसे समस्या का पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक उपायों की खोज करना, फिर उन उपायों का मूल्यांकन करना तथा निश्चित विकल्प का चुनाव करके उसको क्रियान्वित कराना और अंत में प्रत्युत्तर या अनुसरण करना। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसमें जो फर्स्ट है कि समस्या की पहचान, रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो समस्या या अवसर की पहचान से ही होती है। एक प्रबंधक व्यवसाय के आंतरिक व बाह्य वातावरण में उपलब्ध अवसर या यूँ कहें कि समस्याओं की पहचान करने का कार्य निरंतर करता रहता है। व्यवसाय के तथ्यों का वास्तविक आंकड़ों से मिलान करते रहना चाहिए। फिर व्यवसाय का लाभ को बढ़ाना प्रबंधकों की कार्यकुशलता का परिचायक होता है। अतः प्रबंधकों को अपने ज्ञान, कुशलता तथा अनुभव का प्रयोग करके समस्या या अवसर है उसको खोजते रहना चाहिए। तो ये पहला चरण था कि भाई आप रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद जो दूसरा चरण है निर्णय का, उसमें समस्या का विश्लेषण आता है। दिस इज़ द डायग्नोसिस और एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो समस्या की पहचान करने के बाद उसका विश्लेषण करने का कार्य प्रक्रिया का अगला कदम है। समस्या के विश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं तथा पूर्व के निर्णय सहायक सिद्ध होते हैं। यदि समस्या का विश्लेषण करने में प्रबंधक सफल हो जाता है तो उसका निदान भी उसे सही रास्ते पर ले जाता है। समस्या का वास्तव में क्या जड़ है इसको पहचानने का प्रयास प्रबंधक कर लेता है तो उसको मतलब कहने का तात्पर्य ये है प्रबंधक को निरंतर इस कार्य को करते रहना चाहिए। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव। अब जो भी संभावित विकल्प हैं उनका विकास करना है, जिसमें प्रबंधक उपलब्ध विकल्पों को खोजता है जो उस समस्या के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये विकल्प नहीं होंगे तो निर्णय कार्य ही नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्णय तो तब होगा ना जब कि विभिन्न विकल्प होंगे। अतः जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक संभावित विकल्पों को ढूंढते रहना चाहिए। इसके लिए प्रबंधक आवश्यक पक्षकारों जैसे श्रमिकों हैं, बाह्य पक्षकार हैं कोई, उनको भी सहायता ले सकता है। अब अल्टरनेटिव के बाद उन अल्टरनेटिव को एवेल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है। तो इस चरण में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है तथा ये देखा जाता है कि कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है। प्रत्येक विकल्प के लाभ या हानि का विश्लेषण कर लेना चाहिए। विकल्पों की लागत, उपयुक्तता, समय तथा उपलब्ध संसाधन विकल्पों का विश्लेषण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हम किसी एक डिसीज़न के ऊपर पहुंचते हैं
तो विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना निर्णय प्रक्रिया का अगला कदम है, जिसमें प्रबंधक को अपने ज्ञान, अनुभव, अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना चाहिए। तत्पश्चात जो भी निर्णय है उसको लागू कर दिया जाता है। अतः निर्णय की क्रियान्वयन कराना भी बहुत बड़ा कार्य है। उसको देखना चाहिए कि वो निर्णय जो उसने लागू किया है वो लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। भविष्य में सुधार या नियंत्रण के लिए फीडबैक प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। ये भविष्य में निर्णय का मूलाधार बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है उसमें मार्जिनल कॉस्ट के भाई डिसीजन मेकिंग की कौन कौन सी टेक्निक हैं, तो कुछ टेक्निक तो हमने पढ़ रखी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक है, ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक है, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस टेक्निक है। आगे हम देखेंगे कई सारे स्पेसिफिक डिसीज़न हैं। उन स्पेसिफिक डिसीज़नों में प्रबंधक को विभिन्न विकल्पों में से बेहतर का चुनाव करना है। उस चुनाव करने के लिए उसके पास कोई टेक्निक तो होनी चाहिए। ये टेक्निक है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा है, डिफरेंशियल दो विभिन्न विकल्पों में किस प्रकार से हम बेहतर का चुनाव कर सकते हैं, या जैसे यही कहना चाहिए कि भाई डिफरेंशियल कॉस्टिंग में हमने देखा था कि विकल्प का चुनाव करते हैं तो कितनी लागत बढ़ती है और कितने रेवेन्यू बढ़ते हैं, इसको हमने देखा। ब्रेक इवन एनालिसिस में हमने अध्ययन किया था इस प्रकार से। उन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग का कार्य करना है प्रबंधक को। तो एक जो विभिन्न प्रकार के जो निर्णय हैं उनमें से एक निर्णय है प्राइसिंग डिसीजन, मतलब मूल्य से संबंधित डिसीजन। उसमें कई सारे पॉइंट हैं, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम प्राइस, कि हम किसी प्राइस मिनिमम न्यूनतम प्राइस को निर्धारित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसी प्रकार से ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर के और उत्पादन अनुकूलतम हो, प्राइस का डिटर्मिनेशन करना हो। डंपिंग के दौरान स्पेशल प्राइसिंग या टेंडर लेने के लिए हमें मिनिमम प्राइस को लेना देखना हो, या प्रिंसिपल कोई फैक्टर वगैरह हों उनको ध्यान में रखते हुए हमें उत्पादन करना हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डिसाइड टू एक्सेप्ट एन एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ 1000 यूनिट पर मंथ एट द रेट ऑफ 70 पर यूनिट। इट इज़ प्रेजेंट पोजीशन इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो 4000 यूनिट पर मंथ की है, प्रेजेंट में वो 3000 यूनिट पर मंथ का विक्रय कर रहे हैं। एक इकाई का विक्रय मूल्य 100 रुपये है, टोटल कॉस्ट 80 रुपये है, फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये पर मंथ है। अगर हम इसको सौदे को स्वीकार करते हैं तो एडिशनल शिपिंग एक्सपेंसेस 4000 रुपये हैं एक्सपोर्ट करेंगे तो। डू यू एडवाइस द प्रपोजल टू बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि अभी हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मान लीजिए हम ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले लेते हैं तो उससे हमारे लाभ अथवा हानि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि हम बनाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले सेल्स वैल्यू लिखी जाती है। इसके 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। एक होम मार्केट जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा हम करेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर एडिशनल 1000 तो उसमें कितनी लागत एवं आय होगी उसको दर्शाने वाला, और टोटल 4000 अगर हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसका एक कॉलम बना लेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते वक्त सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ ये कि अभी वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है, और आप जब किसी विकल्प की तरफ जा रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने सेल्स वैल्यू 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और 3000 यूनिट का 100 रुपये के हिसाब से, और 1000 का 70 रुपये के हिसाब से। तो इसको हम लिख देंगे 70,000 और 3 लाख, टोटल 4 लाख यूनिट का 3,70,000। अब उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम घटाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 रुपये या हमने कैलकुलेट किए इस तरीके से कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 60,000 रुपये टोटल महीने की है, और यूनिट उसमें 3000 यूनिट बनाई जा रही हैं। अब परिवर्तन करने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो 20 रुपये आएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी टोटल कॉस्ट दे रखी है 80 रुपये की, और फिक्स कॉस्ट 20 रुपये की हमने ज्ञात की है। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 60 रुपये पर वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा।
तो हम 3000 इकाइयों पे 60 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये ज्ञात कर लेंगे और एडिशनल जो 1000 इकाइयों पे उस पे 60 रुपये के हिसाब से 60,000 इंटू 1000 यूनिट करके 60,000 रुपये ज्ञात कर लेंगे। टोटल हो जाएगा इन दोनों का जोड़ 2,40,000 रुपये। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एडिशनल शिपिंग के एक्सपेंसेस लगेंगे 4,000 रुपये, वो हम एक्स्ट्रा ऑर्डर जो है उसमें दर्शा देंगे। इस प्रकार से जो फिक्स कॉस्ट है वो सिर्फ मात्र अभी हम जो 3000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं उसी में लिखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा उत्पादन में कमी या बढ़ोतरी की जाए तो उससे कोई फ़र्क इन लागतों के ऊपर नहीं पड़ता। तो 60,000 रुपये लिख दिए हमने, एक्स्ट्रा वाले में नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे वो संबंधित नहीं है, रिलीवेंट नहीं है। टोटल में 60,000 रुपये लिख देंगे। तो अगर हम अभी 3000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं तो 60,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो रहा है, और अगर एक्स्ट्रा 1000 का एक्सपोर्ट का ऑर्डर स्वीकार करा जाए तो 6,000 रुपये का लाभ बढ़ जाएगा, कंपनी का लाभ बढ़ के 66,000 हो जाएगा। तो इट इज़ क्लियर दैट अबाउ स्टेटमेंट इफ़ कंपनी एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टिंग 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 70 पर यूनिट, टोटल प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 6,000। तो कंपनी को क्योंकि प्रबंधकों का कार्य ही व्यवसाय के लाभों को अधिकतम करना है, तो इसलिए इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। धन्यवाद।